हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। सो गाइज, आज का जो करंट अफेयर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है आज के करंट अफेयर में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर में। ये एक्चुअली क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है उसको नियुक्त किया था, जो पाकिस्तान का और जो है भारत का इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर डिस्प्यूट है। तो उसके बारे में हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये न्यूट्रल एक्सपर्ट है इनका नाम है मिशेल लिनो। ठीक है, तो इनको क्या था कि आपका वर्ल्ड बैंक ने रिक्रूट किया था। ठीक है, तो इनका भी क्या है कि इन्होंने भारत का जो रुख है अपना इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर उसको सही ठहराया है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अपनी घोषणा की है और इस घोषणा का स्वागत जो है वो भारत ने किया है कि सिंधु जल नदी के तहत दो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं हमारी। ठीक है, एक का नाम है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, जो किशन गंगा नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, किशन गंगा नदी जिसको पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी जो हमारी परियोजना है जिसका नाम है रतले जल विद्युत परियोजना, जो कि आपकी चेनाब नदी के ऊपर बनाई जा रही है। दोनों परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान ने अपना विरोध जताया था कि दोनों परियोजनाओं से क्या है कि कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान को मिलने वाला जो वाटर है या पानी है उसमें कमी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि पानी की कमी नहीं होती है, बल्कि जो है पानी जो है वो जितना जो है जो जाता है नदी का वो पानी जाता ही है। तो इसमें क्या हुआ था कि इस पे जो न्यूट्रल एक्सपर्ट को जो है रिक्रूट किया गया था, जो मिशेल लिनो है आपकी। ठीक है, इन्होंने भारत का जो रुख है उसे सही ठहराया था। तो इन्होंने कहा कि सभी पक्षों को प्रस्तुतिकरण पर ध्यानपूर्वक विचार और विश्लेषण करने के बाद तटस्थ विशेषज्ञ ने पाया कि उन्हें मतभेद के बिंदुओं के गुण दोष के आधार पर निर्णय देना चाहिए। इसमें कहा गया कि उपयुक्त के आलोक में तटस्थ विशेषज्ञ को भी पाकिस्तान के दूसरे वैकल्पिक प्रस्तुतिकरण पर विचार करने में कोई आवश्यकता नहीं लगती है। तो ये डिस्प्यूट था इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। इंडस रिवर से जो इंडस बेसिन है आपका, ठीक है, उसके पानी को लेकर भारत पाकिस्तान में जो है एक ट्रीटी थी। ट्रीटी ये थी कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं उनका 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, टोटल 6 नदियां जो है उसमें बहती हैं, उनका 80% पानी जो है वो भारत यूज करेगा, 20% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो रतले जल विद्युत परियोजना है आपकी और किशन गंगा जल विद्युत परियोजना है, इसको लेकर पाकिस्तान ने अपना विरोध जताया था। चलिए आगे चलते हैं। और ये जो न्यूज है वो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, ठीक है, उसकी तरफ से आया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्या है कि ये यूजीसी ड्राफ्ट को लेकर है। तो यूजीसी मसौदा नियम 2025 जो आया था उसमें ये कहा गया था कि गवर्नर के पास अधिकार होंगे कि वो जो है नॉन एकेडमिक यानी जो है गैर शैक्षिक क्षेत्रों से आए हुए लोगों को भी किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर यानी जो है कुलपति नियुक्त कर सकता है। इसको लेकर जो है काफी जो लोगों ने विरोध जताया था, उनमें से केरल एक है। तो केरल की अगर हम बात करें तो केरल ने क्या किया कि जो यूजीसी मसौदा नियम है इसके खिलाफ जो है अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो मैंने बताया था पहले भी आपको कि यूजीसी को लेकर जो है अलग अलग जगह जो है इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि इसमें राज्यों का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है, ऐसा आरोप है। ठीक है, तो इस पर जो है केरल की जो सरकार है उन्होंने यूजीसी मसौदा नियम को वापस लेने का आग्रह भी किया था, और जिसके बारे में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी आग्रह किया था। लेकिन अब क्या किया है कि केरल ने अपना जो ड्राफ्ट है इसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन है वो अपनी विधानसभा में ले आए हैं, उन्होंने पास कर दिया है। ठीक है, तो केरल देश का पहला राज्य है जिसने यूजीसी मसौदा विनियमों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। तो शुरुआत जो की है वो केरल ने की है। ठीक है, चलिए, और इसके साथ ही जो यूजीसी जो नियम है ये जो है भारत की जो संघीय व्यवस्था है, जो इसकी फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करता है। ये आरोप जो है लगाए जा रहे हैं बार बार। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी एक्चुअली ये जो है मुठभेड़ हुई है आपकी तो ओडिशा में, उड़ीसा की सीमा के पास छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में। ठीक है, यहाँ पे एक बाघ अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे प्रताप रेड्डी रामचंद्र रेड्डी उर्फ चलपति, ठीक है, ये जो है इनामी माओइस्ट थे यानी माओवादी थे, इनको मार गिराया और उनके साथ ही 14 अन्य को भी मार गिराया है। माओवाद एक विचारधारा है, ठीक है,
और इसकी अगर हम बात करें तो ये ऑपरेशन जो है मंगलवार की सुबह समाप्त हुआ। ऑपरेशन की गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत निर्माण की दिशा में एक बड़ी सफलता की है। तो जो ये प्रताप रेड्डी है, इन पे बहुत बड़े बड़े जो है पिछले कई दशकों में, अगर हम बात करें पिछले दशक की हम बात कर ले, बहुत हाई प्रोफाइल मामले इनके ऊपर चल रहे थे। इन्होंने बहुत हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या भी की थी, जिनमें एक विधायक की हत्या भी का आरोप भी इनके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये आपकी आईसीसी चेयरमैन है आपके, ठीक है, जय शाह। ठीक है, तो जय शाह जो है, जो आईसीसी आपका जो आपकी एक इंस्टीट्यूशन है, उसके चेयरमैन जय शाह है। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो ये मिले हैं थॉमस बोक से। तो ये थॉमस बोक जो है वो आपके आईओसी के अध्यक्ष हैं। आईओसी क्या है? इंडियन ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो आईओसी के साथ क्यों मिले हैं? एक्चुअली जय शाह की जो है रिक्वेस्ट है आईओसी से, यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी से, कि कमेटी ये तय करे कि क्रिकेट को भी जो है ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाए। ठीक है, तो इनसे इन्होंने जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि जो क्रिकेट है उसको भी ओलंपिक में शामिल किया जा सकता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो आखिरी बार वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था, उसके बाद क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये जो न्यूज है हमारी, वो आईसीसी के चेयरमैन जो जय शाह हैं, जय शाह जो कि होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं और आईसीसी के चेयरपर्सन है। ठीक है, ये इन्होंने जो है मुलाकात की है थॉमस बॉक से। चलिए, क्योंकि वर्ष 2028 में क्या है कि लुसाने में जो है आपका ये होने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये न्यूज जो है पाकिस्तान से आ रही है। ये फोटो देख रहे हैं आप, पाकिस्तान के जो है वजीर आजम है, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो अभी जो है ग्वादर जो एयरपोर्ट है आपका, जो बलूचिस्तान में बनाया जा रहा है, उसका इन्होंने जो है क्या किया है कि उसका उद्घाटन किया है। जो ग्वादर पोर्ट है आपका, सॉरी बंदरगाह है, तो इन्होंने कहा है कि जो ग्वादर बंदरगाह है आपका, ये चीन का उपहार है। इन्होंने कहा कि ये क्या है? ये चीन का उपहार है और ये गिफ्ट फ्रॉम चाइना है, ऐसा माना गया, क्योंकि जो ग्वादर बंदरगाह है वो पूर्ण रूप से चाइना द्वारा वित्त पोषित है और चाइना इससे अपना व्यापार करना चाह रहा है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो बंदरगाह है न केवल बलूचिस्तान प्रांत बल्कि पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लाभ देगा और बल्कि पूरे देश को इससे लाभ होगा। ठीक है, तो ग्वादर एयरपोर्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, न कि बंदरगाह, ग्वादर हवाई अड्डा। तो यह हवाई अड्डा, जिसे सदाबहार मित्र चीन द्वारा वित्त पोषित और निर्मित किया गया है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। सोमवार को कराची से यात्रियों को लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की उड़ान के उतरने के साथ ही यह चालू हो गया था। ठीक है, तो ये चालू हो गया था और ग्वादर बंदरगाह भी जो है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ये जो है ऑयल से है। तो ऑयल की अगर हम बात करें, वैसे तो भारत में बहुत सारे देशों से जो है ऑयल ऑलरेडी बहुत भारी मात्रा में हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने कहा है कि ऑयल जो है वो और ज्यादा आ सकता है हमारा, क्योंकि ऑयल जो है वो अमेरिकी तेल के आने की भी हमारे यहाँ से संभावना है। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में नए प्रशासन द्वारा तेल और गैस उत्पादन को अधिकतम करने की योजना की घोषणा के बाद भारत में अधिक अमेरिकी ऊर्जा आने की संभावना है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास वैसे भी जो है, जो हमारी ऑयल एनर्जी है, यानी तेल से संबंधित जो ऊर्जा है, उनकी आपूर्तिकर्ताओं की संख्या वो पहले से ही बढ़कर 27 से 39 हो गई है, लेकिन अगर और भी ज्यादा आपूर्तिकर्ता हमें तेल देना चाहते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा तेल जो है भारत में फिर से डंप किया जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये यूको बैंक से संबंधित न्यूज है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो यूको बैंक का तीसरा तिमाही शुद्ध लाभ जो है वो 27% बढ़कर 639 करोड़ रुपए हुआ है और एनपीए में कमी आई है। एनपीए क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। ठीक है, तो ये ऐसे एसेट हो जाते हैं, सपोज दैट यूको बैंक ने किसी को 10 रुपए का लोन दिया है और वो लोन न चुकाए तो 90 डेज के बाद जो है इसका टाइम होता है, ये आपका एनपीए हो जाता है। तो एनपीए में जो है वो कमी आई है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो परिचालन लाभ है वो 41.7% बढ़कर 1586 करोड़ रुपए हो गया है और सकल एनपीए यानी ग्रोस एनपीए जो है वो 94 जो है बीपीएस पॉइंट नीचे गिर के 2.91% हो गया, जबकि शुद्ध एनपीए 35 बीपीएस घटकर 0.63 रह गया है। तो ये आंकड़ा यूको बैंक की तरफ से है। ठीक है,
चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज लेते हैं। इसमें नेक्स्ट जो न्यूज है वो डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का महत्वपूर्ण परीक्षण किया है। ठीक है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, जो आर्म्स एंड एनिमेशन की मैन्युफैक्चरिंग करती है हमारी जो है, जो सैन्य सर्विसेज होती हैं उनके लिए। ठीक है, यानी सैन्य सेवाओं या सैन्य जवानों के लिए जो हथियार का ये क्या करता है कि हथियारों का निर्माण करता है, उनके लिए आपूर्ति करता है, एक तरीके से माना जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें नेक्स्ट जनरेशन की हाइपरसोनिक हथियारों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। डीआरडीओ ने भारत में पहली बार अत्याधुनिक सक्रिय कूल्ड स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर का सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है। तो ये जो है डीआरडीओ ने एक मिसाइल है जो आपकी कूल्ड स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर है। इसकी अगर हम बात करें, यह लंबी अवधि के सुपरसोनिक कॉम्बस्टर स्क्रैमजेट संचालित हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने का प्रयास है। साथ ही डीआरडीओ ने कहा है कि हाइपरसोनिक वाहनों की कुंजी स्क्रैमजेट है जो हवा में सांस लेने वाले इंजन है जो सुपरसोनिक गति पर दहन को बनाए रखने में सक्षम है। ठीक है, तो ये न्यूज जो है आपकी वो डीआरडीओ से। नेक्स्ट ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है ये अगर हम देखें तो एक्चुअली ये जो फोटो देख रहे हैं ये आपके एमएफ हुसैन है। एमएफ हुसैन जो है पहले से ही कई वर्षों से जो है वो विवादास्पद रहते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले क्या था कि ये विवाद में तब आए जब इन्होंने जो है भारत माता की एक न्यूड पिक्चर की जो है अपनी क्या बोलते हैं कला, इनको पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग बनाई थी। उसके बाद दिल्ली आर्ट गैलरी में इनकी बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं, ठीक है, जिनमें आप देख सकते हैं कि हनुमान, गणेश, ठीक है, और इनके साथ जो है नग्न महिलाओं की पेंटिंग, गोद में लिए नग्न महिलाओं की पेंटिंग जो है वो दिल्ली आर्ट गैलरी में इनकी रखी हुई है एमएफ हुसैन की। इसको लेकर जो है याचिका दायर की गई थी। याचिका की अगर हम बात करें तो ये जो याचिका है आपकी ये जो है इसका जो आदेश है अधिवक्ता अमित सचदेवा, ठीक है, अमित सचदेवा नाम के एक अधिवक्ता है जिन्होंने याचिका दायर की थी कि इनको जल्दी से जल्दी जब्त किया जाए। तो इनकी जो है याचिका को जो है सुना गया और पटियाला हाउस कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साहिल मोंगा, ठीक है, द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर आवेदन को स्वीकार किया जाता है और अदालत ने आदेश में कहा कि जांच अधिकारियों को उक्त पेंटिंग जब्त करने और 22/1/2025 को रिपोर्ट दाखिल करने को जो है निर्देश दिया था। तो ये जो है एमएफ हुसैन की जो दिल्ली आर्ट गैलरी में जो पेंटिंग्स हैं उसको जो है पटियाला हाउस कोर्ट ने जब्त करने का आदेश दिया है। ठीक है, तो ये न्यूज है आपकी। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है ये दिल्ली हाईकोर्ट का जो है एक यहाँ पे चुनाव को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने जब्त कर दिया है। ठीक है, तो ईवीएम का जो इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम का जो है इस्तेमाल करता है। ज्यादातर जो इसका इस्तेमाल है वो आपका हमारे जो आपके जनरल इलेक्शंस होते हैं या आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शंस होते हैं यानी विधानसभा और लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हालांकि स्थानीय निकाय में अभी ईवीएम का प्रयोग चालू नहीं हुआ है उस लेवल पर, लेकिन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ईवीएम को लेकर बहुत सारे जो है पार्टी या दलों ने क्या किया था कि एक याचिका जो है दायर करवाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि ईवीएम का जो इस्तेमाल है वो बंद कर दिया जाए, ठीक है, और बैलेट पेपर से मतदान हो। तो दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को चुनावों में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेड़िया की पीठ ने रमेश चंद्र की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। पीठ ने कहा कि इसमें कोई दम नहीं है, कि आपकी याचिका में कोई दम नहीं है कि क्यों जो है इसको किस कारण के आधार पर जो ईवीएम है उसको बंद कर दिया जाए या बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए। ठीक है, तो ये चीजें इसमें है। नेक्स्ट लेते हैं। अब ये न्यूज जो है इंडिया फ्रांस से रिलेटेड है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस की ये न्यूज है। भारत फ्रांस की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी पर जो है दोनों मिलकर काम करेंगे, ऐसी प्रतिबद्धता दोनों ने जताई है। ठीक है, तो दोनों पक्षों ने सहयोग के मौजूदा तंत्र को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है, जैसे सूचना संलयन, ठीक है, तो एक दूसरे की सूचना संलयन करेंगे, केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र, ठीक है, और गुरुग्राम और क्षेत्रीय समन्वय संचालक केंद्र सेशेल्स और आईओआर में क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र मेडागास्कर के बीच सूचना का आदान प्रदान के माध्यम से जो है दोनों ने सहमति व्यक्त की है। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि हिंद महासागर में समुद्री डकैती, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसे खतरों पर नजर रखी जा सके। ठीक है, तो ये जो है दोनों मिलकर अब जो है उस पर काम करेंगे। तो इंडिया फ्रांस से न्यूज है।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कल मैंने जो है न्यूज बताई थी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है वो एक शिखर सम्मेलन हो रहा है, और उसमें मैंने बताया था कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है, और उनके साथ ही मैंने बताया था कि जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं आपके चंद्रबाबू नायडू, वो भी गए हुए हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने वहां पे जो है स्पीच दी है। इन्होंने कहा है कि विश्व आर्थिक मंच पर भारत के हरित औद्योगिकरण पर इन्होंने जो है प्रकाश डाला है, ठीक है। और इसमें देखें तो दावोस में डब्ल्यूईएफ के दूसरे दिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हरित औद्योगिकरण पर भारतीय उद्योग परिसंघ के विशेष सत्र को संबोधित किया, ठीक है। 1995 से सीआईआई के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी पर प्रकाश डालते उन्होंने परिवर्तनकारी बदलाव लाने की अपनी यात्रा पर भी विचार किया तथा हैदराबाद के भारत के सबसे रहने योग्य शहरों में से एक और आईटी, स्वास्थ्य और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने का भी जो है इन्होंने हवाला दिया है, ठीक है। तो इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी बात रखी है और इन्होंने बताया था कि कैसे जो है आपका हरित औद्योगिकरण जो है जरूरी है। हरित औद्योगिकरण है क्या? एक्चुअली ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ जो हमारे जो ग्रीनरीज जो होती है आपकी जो हरित क्षेत्र होता है, ठीक है, जो ग्रीन बेल्ट होती है, उसका भी ध्यान कैसे रखा जाता है उसका उदाहरण इन्होंने हैदराबाद से दिया। हैदराबाद जो आपका आईटी क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर्स है, उसका एक बड़ा हब माना जाता है और उसके साथ ही जो है वहां पे ग्रीन बेल्ट भी काफी अच्छी है। तो ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें जो है पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा के जो है औद्योगिकरण किया जाए, उसको हरित औद्योगिकरण कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूज लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज जो है ये देखी जाए तो इसमें बढ़ता अवैध प्रवास भारत की चुनावी प्रणाली को बिगाड़ सकता है। तो इस पर जो है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीश धनखड़, ठीक है, रायपुर में जो है एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उसमें इन्होंने कहा कि बढ़ता जो अवैध आप्रवासन है या जो माइग्रेंट्स बाहर से आ रहे हैं भारत में, वो कहीं ना कहीं जो है भारत के लिए खतरा है और भारत में जो चुनाव की प्रणाली है उसको वो बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये कहा है। तो उपराष्ट्रपति की जो टिप्पणी है वो ऐसे समय में आई है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच मतदाता सूची में अवैध प्रवासियों को शामिल करने को लेकर तीखी नोकझोंक चल रही है। श्री धनखड़ ने कहा कि देश में प्रवेश करने वाले प्रवासियों की संख्या बहुत अधिक है और उनके खिलाफ प्रतिरोध का एक भी चिन्ह नहीं है। ऐसा जो है जगदीश धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं भारत के, उन्होंने कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज जो है आपकी ये दिल्ली हाई कोर्ट की है। और आप जानते हैं कि ये जो फोटो देख रहे हैं आप, जेएनयू के स्टूडेंट हैं उमर खालिद, और इनके ऊपर जो है देशद्रोह का आरोप लगा था और पिछले कई वर्षों से जो है ये इनके ऊपर ये केस चला हुआ है। तो इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता, ठीक है, और ये कहा कि हमेशा इंतजार नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से उमर खालिद और शर्जील की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है, ठीक है, कि उन्होंने कहा है कि आप जो है आप तथ्यों को जल्दी से जल्दी पेश कीजिए, ऐसा दिल्ली पुलिस पर इन्होंने कहा है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद, छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम और अन्य की फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में कठोर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसको हम यूएपीए कहते हैं, और यूएपीए उन पर लगाया जाता है जिससे भी जो है हमें सांप्रदायिक घटना बढ़ने का अंदेशा होता है। तो ऐसे में यूएपीए लगा दिया जाता है। तो यूएपीए के तहत जमानत याचिकाओं पर पुलिस द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए अंतहीन इंतजार नहीं कर सकता, ऐसा कहा है कि क्योंकि इसके जो जमानत याचिका है इस पर कोई जो है एफिडेविट दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं गया है, ठीक है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की पीठ ने कहा कि आरोपियों ने दावा किया है कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने पुलिस से कहा कि वे मामले में उनमें से प्रत्येक की विशिष्ट भूमिका हमें बताएं कि क्या है। तो इसलिए ये जो न्यूज है आपकी वो जो है आपकी उमर खालिद और शर्जील इमाम, ठीक है, जिनके ऊपर दोनों के ऊपर जो है वो आरोप है कि इन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली में दंगे भड़काने का प्रयास किया और इनके ऊपर यूएपीए एक्ट लगाया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। तो आप जो है सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है गुरुकुल माइंड, इसको सभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं आपको। आप हमसे जो है इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज जो है गुरुकुल माइंड, इसको भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। साथ ही जो है अगर आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है या ऑफलाइन क्लासेस से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारा जो
एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा, यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, 8882608880 पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ ही हमारी जो वेबसाइट है, कंटेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपको देखनी है तो www.gurukulmind.com पर आप हमें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, हमारी क्लासेज कैसी लगती हैं तो आप जो है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।